हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि JKSSB टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप के थ्रू आपको मिल चुकी होगी, तो उसी टेस्ट सीरीज़ में से जो टॉपिक है आज का दैट इज़ हाइजीन, इसके रिगार्डिंग जो टॉप MCQs है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम ये MCQs डिस्कस करें, आप यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं रिगार्डिंग सारी टेस्ट सीरीज़ के जो भी शेड्यूल है वो आप एक बार यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे विजिबल होंगी आपको। जो कंप्लीट कोर्स है रिगार्डिंग FMPHW एंड MMPHW उसके रिगार्डिंग भी आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए। सो आज की जो टेस्ट सीरीज की जो एनालिसिस है रिगार्डिंग टॉपिक दैट इज हाइजीन। हाइजीन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ बेड बाथ इज टू। देखो हाइजीन के साथ यूजुअली लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। हाइजीन इज सिंपल सफाई, सफाई के साथ साथ बहुत सारी अदर हाइजीन्स भी है, लाइक हमारी मेंटल हाइजीन, लाइक हमारी स्लीप हाइजीन, फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तो हाइजीन के डिफरेंट टाइप्स है। हाइजीन का सिंपल ये मतलब है कि जब हम एक बैलेंस मेंटेन करेंगे हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ का। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी पर्पस ऑफ बेड बाथ, बेड बाथ आपने सुना होगा जब कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म तक जो है वो बेड रिडन रहता है, ठीक है, या अनकॉन्शियस होता है या उसको कोई लॉन्ग टर्म इलनेस होती है लाइक पैरालाइज हुआ है, तो अब वो कंटिन्यूअसली बेड पे बैठेगा, कंटिन्यूअसली वो बेड पे ही वो हिल भी नहीं पाएगा विदाउट असिस्टेंस, तो उस पेशेंट को हम बेड रिडन पेशेंट बोलते हैं। अब इस बेड रिडन पेशेंट में क्या है कि बोलते हैं कि क्या पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है बेड बाथ देने का। बेड बाथ मतलब जो आप बेड पे ही पेशेंट का जो है बाथ कंप्लीट करते हो दैट इज कॉल्ड एज बेड बाथ। एंड उस बेड बाथ का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि हमने क्या करना है, हम सिंपली क्या करते हैं उसकी कंफर्ट को प्रमोट करते हैं और उसको क्लीननेस करते हैं। सिंपल क्या है कि बेड बाथ हम एक पेशेंट को तभी देते हैं ताकि उसकी जो क्लीननेस है वो मेंटेन रहे एंड उसके साथ साथ उसको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। करते हैं ना, जैसे ही हम बाथ प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो भी डेड डेब्रिस टिश्यूज एक्यूमुलेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स उसके बॉडी पे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे एंड उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको कंफर्ट फील होगा एंड साथ साथ वो क्या है वो क्लीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज योर द वाटर टेम्परेचर फॉर बेड बाथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली। जैसे आप बेड बाथ पेशेंट को दे रहे हो ना आप ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो ना आप कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हो। तो आपने याद रखना है जो नॉर्मल टेम्परेचर फॉर डूइंग द बेड बाथ जो है वाटर का आपने कितना रखना है दैट इज 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बिफोर आप बेड बाथ दो, अगर अब आपको सेल्सियस का ये उतनी नॉलेज नहीं है देन आप जो आपके जो बैक साइड ऑफ यूर हैंड है उस पर वो उसको अप्लाई कर सकते हो उस बेड बाथ के टब में जहां पे पानी है। अगर आपको वो नॉर्मल फील हो रहा है देन यू कैन यूज इट फॉर द बेड बाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बेड बाथ विच एरिया शुड बी वॉश्ड फर्स्ट। अब जब आप बेड बाथ एक पेशेंट को दे रहे हो उसका हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उसकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, साथ साथ उसकी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए और उसको बाकी इन्फेक्शन फर्दर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। नाउ ये बेड बाथ जो है जब आप ये दे रहे हो सबसे पहले आपने किस वाले पार्ट को साफ करना है या कहाँ से स्टार्ट आपने करना है। हमेशा याद रखना जब भी कोई नर्स कोई प्रोसीजर करती है हाइजीन वाला तो वो क्या करती है, जो एरिया लेस कंटेमिनेटेड होगा, लेस कंटेमिनेटेड मतलब जो जहां पे कम गंद होगी, कम डर्ट होगी, कम माइक्रोब्स होंगी, वहां से वो स्टार्ट करेगा टू द मोर कंटेमिनेटेड एरिया जहां पे ज्यादा इन्फेक्शन होगा। तो अब जो है पहले वहां पे जो एक नर्स है बेड बाथ पे वो पहले क्या करेगी, फेस साफ करेगी, क्योंकि एज कंपेयर टू फीट, एज कंपेयर टू बैक एंड पेरिनियम, फेस जो है इट इज कंसिडर्ड एज क्लीन। Now next question, पेरिनियल केयर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। देखो अभी हमने बेड बाथ की बात की, बेड बाथ के साथ साथ बहुत सारे हाइजीनिक प्रोसीजर्स जो है हम जो है कंडक्ट करते हैं अपने हॉस्पिटल प्रेमिसेस में फॉर द पेशेंट जो लॉन्ग टर्म जो है बेड रिडन रहते हैं।
अब यहाँ पे पूछा गया जो पेरिनियल केयर है ये किसके लिए हम देते हैं। पेरिनियल केयर हम यूजुअली देते हैं जो आपका पेरिनियम होता है पेशेंट का, उसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, आप पेरिनियल केयर में जो है आप यूजुअली पेरिनियल केयर क्यों देते हो पेशेंट को, वो आप इसलिए देते हो ताकि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है उससे वो प्रिवेंट हो जाए, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो अदर कॉम्प्लिकेशंस है उनसे आप उसको बचा सके। तो पेरिनियल केयर जो है हम पेशेंट को तभी देते हैं ताकि हम उसका जो है उसको बचा सके फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। Now next question is, that is, in unconscious patient oral care is given। जो unconscious patient होगा, अब जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो खो चुकी हो, वो बेहोश होगा, उस पेशेंट को आप यूजुअली आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं ऐसे, इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स ओरल केयर इज गिवन। अब उसकी ओरल केयर हमें एज अ नर्स करनी पड़ती है, उसका जो माउथ केयर है वो देना पड़ता है उसको। तो वो आपने याद रखना है जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा उसका आपने माउथ केयर एवरी 2 आवरली देना है। हर 2 घंटे बाद आपने उसका जो है जो माउथ की जो है वो केयर करे। केयर का मतलब यही है कि आपने क्लीन करना है उसका माउथ। ठीक है, तो वो क्यों करना है एवरी 2 आवरली, क्योंकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको रिस्क होता है एस्पिरेशन का। एस्पिरेशन मतलब उसके जो बॉडी में उसका जो म्यूकस एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से उसका जो है उसकी रेस्पिरेशन जो है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, या उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस वजह से या उसका जो वो पानी है वो लंग्स में जा सकता है जिसकी वजह से फर्दर लंग डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या देना है, एवरी 2 आवरली जो है उसका मुंह साफ करना है, या सिंपली यू कैन से ओरल केयर उसको देनी है ताकि उसका जो एक माउथ है वो ड्राई ना हो, और अगर एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वो रिमूव हो, वो एस्पिरेट ना हो, और सिंपली यू कैन से उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट पोजिशन फॉर ओरल केयर इन अनकॉन्शियस पेशेंट है इज। अब जब आप अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या कर रहे हो, ओरल केयर दे रहे हो, अब आपने उसका माउथ क्लीन करना है। माउथ क्लीन करने की वजह से क्या हो सकता है, उसको माउथ क्लीनिंग जो एजेंट आप यूज कर सकते हो वो भी उसको इंजेस्ट हो सकता है, अंदर जा सकता है। तो इसलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या देनी है, एक सुइटेबल पोजिशन देनी है, दैट इज साइड लाइंग पोजिशन जो है आप पेशेंट को दोगे, या जिसको आप लेटरल पोजिशन के नाम से भी जानते हो, ताकि जो भी आप सोल्यूशन भी यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द माउथ केयर और ओरल केयर वो भी जो है वो अंदर ना जाए पेशेंट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर सोर्स और मेनली कॉज्ड बाय। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज प्रेशर सोर्स। व्हाट इज प्रेशर सोर्स? प्रेशर सोर्स नाम से ही जाना जाता है, ड्यू टू प्रेशर जो है अगर आपके बॉडी में, अगर आपकी स्किन इंटीग्रिटी में जो है डेविएशन आएगी, या सिंपली आपको वुंड हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, या रिमूवल ऑफ आपके स्किन का हो जाएगा, दैट इज योर प्रेशर सोर। अब ये प्रेशर सोर जो है ये किसकी वजह से हो सकता है, ये सिंपली हो सकता है जब प्रोलॉन्ग टाइम तक आपको किसी भी चीज, किसी भी बॉडी पार्ट पे कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से आपको प्रेशर सोर हो सकता है। प्रेशर सोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेड सोर, ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्यूबिटस अल्सर, और ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेड सोर इन बेड रिडन पेशेंट इज। अब जो मोस्ट कॉमन साइट है बेड सोर की, देखो अभी हमने बोला जो लॉन्ग टर्म तक बेड रिडन पेशेंट होगा उसको बेड सोर उसके ज्यादा चांसेस है होने के। ठीक है, अब उस बेड सोर का यही मतलब है कि उसकी जो स्किन में है उसको वोन्ड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शंस उसको होंगे। अब वो स्किन इन्फेक्शंस मेनली किस पार्ट पे हो सकते हैं, वो कहाँ पे हो सकते हैं, उसको सैक्रम पे हो सकते हैं। ठीक है, लाइक और जो आपका जो बटक्स वाला एरिया है इसके थोड़ा सा ऊपर पे उसको ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलप होने के प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है बॉडी का एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। Now next question, to prevent bed sores patient should be repositioned every। देखो जब भी बेड सोर पेशेंट, अब आप बचा कैसे सकते हो, एक पेशेंट बेड रिडन है, पैरालाइज्ड है या अनकॉन्शियस है, अब उसको आप बेड सोर से कैसे बचा सकते हो, आप उसको कैसे बचा सकते हो, एवरी 2 आवरली आपने उसका क्या करना है, ये आपने याद रखना है। एवरी 2 आवरली ओरल केयर भी देना है अनकॉन्शियस पेशेंट को, एंड एवरी 2 आवरली आपने पोजिशन भी चेंज करनी है जो बेड रिडन या अनकॉन्शियस पेशेंट है, ताकि वो बेड सोर से क्या हो, वो प्रिवेंट हो। Now next question, that is back care is important too।
देखो बैक केयर, अब ये बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए एक तो हम पेशेंट की पोजीशन एवरी 2 आवरली चेंज करते हैं, दूसरा एक और प्रोसीजर हम करते हैं हाइजीनिक प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड एज योर बैक केयर। तो इस बैक केयर की वजह से होता क्या है, यूजुअली यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो बैक केयर इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। देखो जहां जहां हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा, थ्रू ब्लड हमारे बॉडी के, हमारा खून जो है, खून हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए नेसेसरी है। क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनको कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी है। जहां पे भी ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, अगर 1 मिनट भी आपकी सांस बंद हो जाएगी तो आप मर जाओगे। तो वैसे ही अगर किसी भी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहां पे वो टिश्यूज डाई आउट हो सकते हैं, एंड वही लेटर ऑन जाके उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस का जो है उसको चांसेस हो सकते हैं। तो ये तभी हम क्या करते हैं, बैक केयर हम तभी देते हैं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक पेशेंट की इंप्रूव हो, ठीक है, ताकि फर्दर वो किसी भी बेड सोर से बचे या किसी भी अदर इन्फेक्शन से बचे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल केयर इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट प्रिवेंटिव। जो नेल केयर होता है, अब आप एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अब आपने उसको नेल केयर करना है। नेल केयर में यही आता है कि उसके नेल्स को आपने कट शॉर्ट करना है, उसको एजेस नहीं रखने हैं नेल्स के, ठीक है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, वही पेडिक्योर एंड मैनिक्योर यू कैन से। आप वो क्यों देते हो एक पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, ताकि उसकी जो स्किन इंजरी एंड इन्फेक्शन से आप उसको बचा सको, क्योंकि नेल्स के थ्रू भी उसको स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंजरी क्यों, इंजरी मैंने अभी बताया, अगर नेल ज्यादा शार्प एजेड होंगे तो उसकी वजह से अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेशेंट को इंजरी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हेयर केयर इन बेड रिडन पेशेंट प्रिवेंटिव। जो हेयर केयर है, अब आप एक हेयर केयर मतलब आप शैम्पूइंग का, हेयर वॉश कर रहे हो सिंपली एक पेशेंट का, ठीक है, या कॉम्बिंग कर रहे हो या ऑयलिंग कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द हेयर केयर। अब हेयर केयर आप क्यों करते हो एक पेशेंट का जो बेड रिडन होता है, क्यों करते हो, ताकि उसको लाइस या पेडिक्यूलिस ना लगे, ठीक है। पेडिक्यूलोसिस क्या होता है, वही जुएं वगैरह या कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट जो है उसके स्कैल्प पे ना पनपे। तो दैट इज योर पेडिक्यूलोसिस ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो, एक तो हेयर केयर आप पेशेंट का परफॉर्म करते हो ताकि प्रिवेंट हो। फिर अगर पेडिक्यूलोसिस हो गए हैं देन आप पेडिक्यूलोसिस ट्रीटमेंट उसको देते हो, जिसमें आप वेरियस टाइप्स ऑफ जो है एंटी लाइस वाले शैम्पूज या ऑयल्स यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट इज शैम्पूइंग ऑफ बेड रिडन पेशेंट इज डन टू। शैम्पूइंग हम क्यों करते हैं, सिंपली हाइजीन को प्रमोट करने के लिए और कंफर्ट को प्रमोट करने। हाइजीन तो इसलिए होगी क्योंकि माइक्रोब्स आप खत्म करते हो जब आप हेयर जो है शैम्पू करते हो, हेयर वॉश करते हो। कंफर्ट क्यों है, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जितनी भी इंप्रूव होते हैं, आप बोलते हो ना मसाज से होता क्या है एक्चुअली, जो आपकी ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है बॉडी पार्ट्स को, उसको क्या हो जाता है, जब आप मसाज करते हो तो हमारा जो है वो एरिया स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेशन की वजह से ज्यादा ब्लड सप्लाई उस एरिया में जाती है, और जब ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ज्यादा जल्दी मैकेनिज्म जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, और आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ या कंफर्ट फील होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नर्स शुड ऑलवेज वॉश हैंड्स। नर्स जो है, एक नर्स को हमेशा जो है हैंड वॉश करना चाहिए। इधर आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस को आप पहले देखो, ऑप्शन जो है आफ्टर पेशेंट केयर, बिफोर पेशेंट केयर, ओनली बिफोर एंड आफ्टर केयर, और वंस पर शिफ्ट। आपने क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर केयर यहाँ पे आंसर आपने लिखना है। बट एज पर WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपने 5 इंस्टेंसेस पे जो है हैंड वॉश परफॉर्म करना है। वो 5 इंस्टेंसेस में क्या है कि सबसे पहले बिफोर टचिंग द पेशेंट को टच करने से पहले आपने हैंड वॉश करना है, ठीक है, 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आफ्टर टचिंग द पेशेंट फिर आपने हैंड वॉश करना है। उसके बाद बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, जब आप कोई भी प्रोसीजर, चाहे आप कोई मेडिसिन ही क्यों नहीं दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो या कोई भी अदर प्रोसीजर दे रहे हो लाइक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, या सिंपली आप उसके ड्रेसिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर, एंड लास्ट वन इज जब आप कोई भी पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करते हो तब भी आपने हैंड वॉश परफॉर्म करना है। तो ये 5 इंस्टेंसेस है एज पर WHO, ये आपने याद रखने हैं कि वहां पे आपने हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। बट यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है कि बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पे आपके लिए जो कन्वीनियंट है और परफेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज, देखो हॉस्पिटल इन्फेक्शन के कभी नाम भी पूछते हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन को हम बोलते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से एक पेशेंट को होता है उसको हम नोजोकॉमियल नाम से भी जानते हैं, हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शन के भी नाम से जानते हैं, या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शन के नाम। अब मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन से आप पेशेंट को बचा सकते हो, दैट इज यूर परफॉर्मिंग यूर हैंड हाइजीन। क्यों? क्योंकि जब आप हैंड हाइजीन नहीं परफॉर्म करोगे, आप जो अदर पेशेंट्स को जब आप टच करोगे फिर दूसरे पेशेंट को टच करोगे उसी हाथ से, तो उनको क्या होगा, जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। जब क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट की बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शन का जो है बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको फर्दर डिजीजेस भी होंगी इन टर्न टू, मतलब जब वो ट्रीटमेंट के लिए आया था अपनी डिजीज को, बाकी उसको वहां पे हॉस्पिटल में और बीमारियां लग जाएंगी ड्यू टू जो अनएथिकल या इलीगल प्रैक्टिस जो है, एज इलीगल प्रैक्टिस ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बट उनके जो है उनका अनएथिकल या वो लीगली केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर, तब जाके उसको क्या हो सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन। बट क्रॉस इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट करने के लिए जो बेसिक चीज आपने फॉलो करनी है, दैट इज यूर परफॉर्मिंग द हैंड हाइजीन। वो भी मैंने आपको बताया कब कब और कितने टाइम तक करनी है। नाउ नेक्स्ट इज यूर माउथ केयर इन फीवर पेशेंट हेल्प्स टू। अब एक पेशेंट को फीवर है, उस टाइम पे अब आप उसको माउथ केयर दे रहे हो, उसकी वजह से उसको क्या होगा, देखो आपको पता है कि एक फीवर जब पेशेंट को होता है तब वो डिहाइड्रेट होता है, तब उसका जो ओरल म्यूकोजा है वो ड्राई होता है। उसको ड्राई आउट से बचाने के लिए, ड्राइनेस से रिड्यूस करने के लिए हम माउथ केयर देते हैं, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम माउथ केयर देते हैं फॉर द पेशेंट जिसको फीवर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट केयर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन, जो फुट केयर है वो क्यों हम देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट आपने देखा होगा, जितने भी शुगर वाले पेशेंट्स हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, उनको आपने देखा होगा जिनको लॉन्ग टर्म 10-15 साल से अब उनको डायबिटीज है, अब वो मेडिसिन भी ले रहे हैं बट उनको क्या होता है, उनको यूजुअली फुट अल्सर्स होते हैं। फुट अल्सर्स का ये मतलब है उनको क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में जो है ईजिली वहां पे क्या होता है, ब्लड में ज्यादा शुगर है। जब ब्लड में ज्यादा शुगर है तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज्यादा बैक्टीरियाज जो है वहां पे आएंगे। उनको खाना तो ग्लूकोज ही चाहिए, जब ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में है तो वो उनको क्या है, वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो जल्दी इन्फेक्शन होता है डायबिटीज वाले पेशेंट को। और अगर नॉर्मल वुंड भी उसको होगा वो उसको जल्दी से हील होने नहीं देंगे। तभी जो है फुट केयर नेसेसरी है डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए, ताकि हम उनको प्रिवेंट करें फुट अल्सर से या डायबिटिक फुट से। उसको हम डायबिटिक फूड के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग पेरिनियल एरिया इन फीमेल पेशेंट इज, जब आप पेरिनियल एरिया जो है एक पेशेंट का क्लीन करते हो, उसका जेनेटल एरिया, तो उस टाइम पे आपने क्या, कहाँ से कहाँ तक करना है साफ, आपने हमेशा याद रखना है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। पहले आपने उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है साफ करना है, आपका वेजाइना वाला पार्ट, देन आपने क्या करना है, एनस वाले पार्ट की तरफ जाना है। ठीक है, फ्रॉम फ्रंट टू बैक आपने जो कॉटन स्वैब यूज करनी है पेरिनियल केयर के लिए, पहले आपने सामने वाला पार्ट साफ करना, उसके बाद पीछे वाला। ठीक है, या स्टार्ट करें फ्रॉम फ्रंट टू बैक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजिंग ऑफ सॉइल्ड लिनन प्रिवेंट्स। जो सॉइल्ड लिनन, व्हाट इज सॉइल्ड लिनन? लिनन का मतलब है जो भी बेडिंग पेशेंट की होगी, ठीक है। अब उस बेड, सॉइल्ड का मतलब है कि वो गंदी हो गई होगी पेशेंट के फ्लूइड से, या उसकी वोमिटिंग हो सकती है वो, या उसका ब्लड हो सकता है, या उसका स्वेट हो सकता है, या कोई भी अदर बॉडी से जो सिक्रीशंस निकली है उनसे वो कंटेमिनेट हो गया, उसको हम बोलते हैं सॉइल्ड लिनन। अब ये सॉइल्ड लिनन को हम क्यों चेंज करते हैं, इसकी वजह से क्या प्रिवेंट होता है, इसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे लगेगा, या फ्रॉम पेशेंट टू नर्स लगेगा, या फ्रॉम पेशेंट टू उस पर्सन लगेगा जो इसको हैंडल कर रहा है, तभी हम इसको चेंज करते हैं ताकि दूसरों को ये वाली इन्फेक्शन ना हो जाए। और व्हाट इज सॉइल्ड लिनन? जो कंटेमिनेट हो गई होगी बॉडी के फ्लूइड्स ऑफ पेशेंट से। नाउ नेक्स्ट इज द बेस्ट पोजीशन टू गिव बैक मसाज इज, जो जब आप बैक मसाज देते हो, यूजुअली आप बैक मसाज और या बेड जो है बेड बाथ, बैक मसाज वगैरह, ये आप इसलिए देते हो ताकि पेशेंट जो है एक तो उसकी कंफर्ट प्रमोट हो, क्लीन हो, थर्ड मेन रीजन ये है कि वो बेड
बेड सोर से प्रिवेंट हो। अब जब आप बैक मसाज देते हो एक पेशेंट को, तब आपने बेस्ट पोजीशन आपकी कौन सी रहेगी पेशेंट की, दैट वुड बी प्रोन और लेटरल पोजीशन, या तो साइड लाइन वाली पोजीशन या तो प्रोन, ठीक है, उल्टा लेटा ना, तो देन आप उसको क्या कर सकते हो, बैक केयर दे सकते हो। नेक्स्ट इज ओरल केयर सोल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन, अभी मैंने बताया आपको एक बेड रिडन या अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर एवरी 2 आवरली देना है, तो वहां पे जो बेस्ट सोल्यूशन आप यूज करते हो, कॉमनली यूज करते हो, दैट इज योर नॉर्मल saline in order to clean the oral cavity of the patient. Now next question, bed making should be wrinkle free to prevent। देखो बेड मेकिंग जो है, जब आप बेड मेकिंग करते हो, व्हाट इज बेड मेकिंग, बेड मेकिंग एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आप जो शीट्स वगैरह या बेड की जो लिनन है उसको अच्छे से आप अरेंज करके रखते हो, परफेक्टली टाई करते हो अकॉर्डिंग टू द बेड। अब यहाँ पे जो है बेड, जब भी आप बेड किसी का बना रहे हैं, जब भी आप उसमें वो शीट्स वगैरह बिछा रहे हैं, तब आपने रिंकल फ्री उसको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, बेड सोर्स हो सकते हैं पेशेंट को, उसके एक्सट्रीमिटीज या उसके जो एरिया ऑफ बॉडी है उस पर प्रेशर पड़ सकता है उन रिंकल्स की वजह से, तो उसको बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर एनी हाइजीन प्रोसीजर इज, जो पहला स्टेप है, जब भी आप कोई भी हाइजीन का प्रोसीजर करते हो उसका पहला स्टेप आपने क्या करना है, ना आपने लिखना है, ना आपने हैंड वॉशिंग करनी है, ना आपने मेडिकेशन करनी है, ना आपने इंजेक्शन करना, कौन सा वाला करना है। यहाँ पे जो आपका बेस्ट आंसर है दैट इज योर हैंड वॉशिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई भी प्रोसीजर हो सबसे पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉशिंग। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने परफॉर्म करना है हैंड वॉशिंग। आपने कोई भी लिखना नहीं है, पहले आपने कोई भी इंजेक्शन नहीं देना, कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी, बट पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, चाहे वो आपका हाइजीनिक प्रोसीजर हो या आपका कोई भी प्रोसीजर हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज टू परफॉर्म हैंड वॉशिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ पेरिनियल केयर इन पोस्ट नेटल मदर इज टू प्रिवेंट। देखो पेरिनियल केयर आप एक पोस्ट नेटल मदर का कर रहे हो, पेरिनियल केयर का मैंने अभी बताया यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। अब पोस्ट नेटल मदर है जिसको डिलीवरी ऑलरेडी हुई है, उसके लिए आप पेरिनियल केयर क्यों देते हो, ताकि आप उसको इन्फेक्शन से बचाओ। सिंपली पोस्टपार्टम हेमरेज से तो उसको बचा नहीं सकते पेरिनियल केयर की वजह से, हाइपरटेंशन का भी कोई लिंक ही नहीं है, फ्रैक्चर का भी कोई लिंक ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट, ओरल थ्रश इज कॉमन इन। ओरल थ्रश क्या होता है, यूजुअली फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडा एल्बिकेन्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सलाइवा कंटिन्यूअसली जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा सलाइवा प्रोडक्शन हो जाती है। तो उसके वो क्या है, ओरल थ्रश जो है वो किन में कॉमन है, वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में कॉमन। नाउ ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होते हैं, लाइक जो पेशेंट किसी भी क्रोनिक डिजीज मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज से जूझ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी को किडनी फेलियर हुआ है, अब उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, बट उसको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, या किसी को HIV एड्स है, या किसी को कैंसर है, या किसी को डायबिटीज है, ठीक है। तो अब जो है वो क्या है क्रोनिक डिजीज, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, अब कंटिन्यूअसली बॉडी को वो डिजीज है प्रेजेंट, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी क्या होती है, जो फाइट करने की क्षमता होती है बॉडी की नेचुरली वो कम होती जाती है। एंड उन पेशेंट्स को ही हम बोलते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, उसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अब उनमें ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ओरल थ्रश के होते हैं, क्योंकि उनको यूजुअली फंगल इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी कैच करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is when giving bed bath nurse should maintain। जब एक बेड बाथ पेशेंट का नर्स दे रही है तब आपने उसने क्या मेंटेन करना है, उसने मेंटेन करनी है प्राइवेसी। जैसे ही बेड बाथ, जैसे उसने एक तो उसका यही है कि उसने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, उसने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, बट यहाँ ऑप्शंस में से उसको क्या है, उसको पहले प्राइवेसी देनी है पेशेंट को। प्राइवेसी मीन्स उसने सबके पेशेंट के सामने उसका बेड बाथ स्टार्ट नहीं करना, उसने स्क्रीन प्रोवाइड करनी है, देन उसने ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम टू गिव बेड बाथ इज। जो बेड बाथ एक पेशेंट को जब आप देते हो उसका जो बेस्ट टाइम है वो है आपकी अर्ली मॉर्निंग। क्यों अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि जितना भी उसके रात को जितने भी माइक्रोब्स ने वहाँ पे जो है उसको टारगेट किया होगा तो वो क्या हो जाएंगे, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग बेड बाथ देते हैं, ताकि एक तो पेशेंट को कंफर्ट हो, एक तो उसका जो है वो एज अ रिफ्रेशिंग फील करे। तो इसलिए हम सुबह मॉर्निंग में ही उसका जो है बेड बाथ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई केयर इन अनकॉन्शियस पेशेंट प्रिवेंटस। अब जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उनमें आई केयर हम क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि कॉर्नियल ड्राइनेस, कॉर्निया उनका ड्राई आउट ना हो और साथ साथ उनको आई इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाए, इसलिए हम आई केयर परफॉर्म करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स का। नाउ नेक्स्ट इज ए पेशेंट विद डायरिया रिक्वायर्स। अब पेशेंट जो है वो डायरिया हो रहा है, उसको किस केयर की जरूरत है? लेस हाइजीन केयर की, नो बाथ की, आइसोलेशन ओनली की, या फ्रीक्वेंट पेरिनियल केयर? अब डायरिया पेशेंट है, अब उसका बार बार जेनिटल एरिया जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है, तो एंड वो बेड रिडन भी है साथ में, तो उसका क्या है, उसको जो मेजर जो चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है दैट इज पेरिनियल केयर। नाउ नेक्स्ट इज द ओवरऑल एम ऑफ पेशेंट हाइजीन इज टू। ओवरऑल एम क्या है? अब आप हाइजीन तो मेंटेन कर रहे हो पेशेंट की, चाहे वो उसको आप बेड बाथ दे रहे हो, चाहे आप उसको हेयर केयर दे रहे हो, चाहे उसको आप नेल केयर दे रहे हो, चाहे आप उसको बैक मसाज दे रहे हो, चाहे आप उसको पेरिनियल केयर दे रहे हो, इन सब हाइजीन का ओवरऑल एम क्या है? पेशेंट को आपने क्या करना है, उसकी कंफर्ट को प्रमोट करना है एंड साथ में उसकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन करनी है और उसको बहुत सारे इन्फेक्शन से आपने बचाना है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।